हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में मैंने आपसे कहा था कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार अभी रह गए थे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया का प्रकार में है ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने यहाँ पे इसे इंडो और एक्सो क्यों लिखा? इंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जब ऊष्मा आए तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और जब बाहर की तरफ किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर की तरफ निकले तो उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अंदर की तरफ, ऊष्मा क्षेपी बाहर की तरफ। जैसा आप किसी ओटीटी की गेट वगैरह पे देखते हैं एग्जिट लिखा रहता है, एग्जिट से क्या हुआ? एक्सो, बाहर, बाहर की तरफ अगर हीट निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी, और अंदर की तरफ हीट आ रही, मतलब किसी रिएक्शन को होने के लिए, किसी रिएक्शन को होने के लिए, होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, मतलब उनको क्या चाहिए? तो ऊष्मा चाहिए, हीट चाहिए। क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दो चीजें लेते हैं, और इसके बाद क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अपना भोजन मतलब ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम आप लेते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति होनी है, प्रकाश चाहिए, तो ये एक ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा चाहिए तब ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। इस रिएक्शन को मैंने आपको बैलेंस करके भी दिखाया था, आप कैसे बैलेंस करते थे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? क्षय कर देते थे, यहाँ पे क्षय करेंगे, ठीक है। और जल भी वापस से बाहर निकलता था आपका, तो हम लोग जल को भी बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे जल भी बनता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते थे। इससे पहले मैंने आपको लिख के दिखाया भी था, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपका बारह और ये आपका 2 14 था, हम लोगों ने यहाँ पे 7 किया था, आपको याद होगा। तो दिन 12 7 19 था, तो हमने यहाँ पे 6 किया था, तो 6 किया था, पर यहाँ पे तो 6 करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे 6 किया था, 6 कार्बन इधर हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं रिएक्शन में बैलेंस हो गया। तो 14 12 12 7 19 ऑक्सीजन हो गया, 12 14 12 6 18 19 ऑक्सीजन हो गया, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो गए। तो अपन यहाँ पे 12 से 14 हाइड्रोजन हो गए, और आपके कुल जो है कार्बन से। तो रिएक्शन तो बैलेंस करना आपको आ ही गया है, उसको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार फिर से वापस हम लोग देख लिया। और बर्फ का पिघलना, आइस क्यूब का मेल्टिंग भी क्या है? एक ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा चाहिए तभी बर्फ पिघलेगी, अगर ऊष्मा नहीं रहेगी, हीट बिल्कुल नहीं रहेगा तो बर्फ नहीं पिघलेगी। ये सब एग्जाम्पल किससे हो गए? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। अब ऊष्मा क्षेपी क्या है? ऊष्मा क्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर की तरफ ना निकल के बाहर की तरफ निकले, मतलब यहाँ पे क्या था? ऊष्मा अंदर की तरफ आया, और यहाँ पे क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर की तरफ निकलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप जब सांस लेते हैं
आपको ये अपनी सांस की हवा गर्म महसूस होगी, गर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन में दोस्तों क्या होता है आपको मालूम है? श्वसन की क्रिया हम इस तरीके से करते हैं, C6H12O6 प्लस O2 लेते हैं। ऑक्सीजन तो हमको चाहिए होता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमको पौधे से मिलता है। और हम बाहर क्या निकालते हैं? CO2। और आप देखते हैं भाप निकलता है तो उसमें थोड़ा सा जल की भी मात्रा होती है, जल की भी मात्रा होती है। ये हो गया CO2 प्लस H2, और हीट और निकलती हो क्या है? हीट। चीजें भी बाहर निकलती है। तो आप चाहे तो इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने में आपको कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप फिक्स कर देंगे दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या भी था, यहाँ पे आप फिक्स करेंगे इस तरीके से। आप देखिए तो यहाँ पे फिक्स कर देंगे 12 13 12, तो 12 है यहाँ पे, 12 है तो यहाँ पे अगर आप 7 कर देंगे, 12 7 19 हो जाएगा। और ये आपका कितना है? 6। यहाँ पे आप 6 करेंगे तो 14 12 6 18, तो ठीक है, यहाँ पे हम 6 कर देंगे। 6 14 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 14 12 और 6 18, तो यहाँ भी 6 14 12 और 6 18, 12 हाइड्रोजन हो गया, 6 कार्बन। तो बैलेंस करना आपको आता है, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, संतुलित करना जरूरी है। और एक रिएक्शन हमारे पास होता है CH4 प्लस O2, तो दोस्तों बनता है CO2 प्लस H2O। यहाँ पर भी क्या निकलती है? हीट निकलती है। इस रिएक्शन को भी अपन बैलेंस करके देखे थे, आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे 2 किया था और वापस से यहाँ पे 2 किया था, तो ये रिएक्शन बैलेंस था। तो इसमें कहते हैं मीथेन का दहन, इसे कहते हैं मीथेन का दहन, मतलब मीथेन का चलना। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, और ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। तो बस आपको इसमें इतना सब चीज याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है? आपको बस याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है, ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है। और इनके क्या है? ये उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं इस अभिक्रियाओं के क्रम में, विक्रियाओं के क्रम में आगे बढ़ते हैं, और ये होपफुली लास्ट अभिक्रिया का सेट है। ये आपका है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ये क्या होता है दोस्तों? एक बात तो ध्यान रखना है आपको कि उपचयन अभिक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। आपको ध्यान रखना कि उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए होता क्या है, तो जरा हम लोग फोकस बनाते हैं। तो 2 चीजें याद रखनी है उपचयन के लिए या ऑक्सीकरण के लिए, कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, या इसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ये 2 चीजें होंगी तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाएगी। इसके जस्ट विपरीत जो है वो क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन जुड़ता। तो बहुत आसान से डेफिनेशन है, आपको आए भी एग्जाम में या कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? उपचयन के लिए उपचयन को
ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें O2 बाहर निकलता है या H2 जुड़ता है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा तो बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका बैलेंस करने के लिए इस तरीके से करते थे। आप कहेंगे सर इसको तो आपने संयोजन अभिक्रिया में बताया था। हाँ दोस्तों, ये संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ उपचयन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। जैसे एक इंसान के अंदर कई गुण हो सकते हैं, वो ईमानदार भी हो सकता है, सत्यवादी भी हो सकता है, वैसे इस अभिक्रिया के अंदर कई गुण है। ये क्या है, ये संयोजन अभिक्रिया भी है और साथ ही साथ ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ऑक्सीजन जुड़े तो क्या कहेंगे, ये हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, CO2 बन गया। ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण। अब इसमें देखिए ZnO है, हमने क्या कर दिया था, इसको हीट कर दिया, इसको गर्म कर दिया, इसमें से Zn को ऑक्सीजन छोड़ के रफू चक्कर हो गया और ये हो गया घन चक्कर और ये हो गया रफू चक्कर। ये तो खसक लिया, ये बच गया। ये बच गया मतलब इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ये क्या होगा, रिएक्शन आप चाहो तो बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, हो जाएगा। ये हो गया अपचयन। हो गया दोस्तों अपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन निकल जा रहा है बाहर, इसमें ऑक्सीजन निकल जा रहा है क्या, बाहर। तो ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन बाहर निकले तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो जिसका उपचयन होगा वह दूसरे का अपचयन करेगा और जिसका अपचयन होगा वह दूसरे का उपचयन करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, वापस मैं बोल रहा हूँ, जिसका उपचयन होगा वह दूसरे का अपचयन करेगा और जिसका अपचयन होगा वह दूसरे का उपचयन करेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि एक होती है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए, रेडॉक्स दो किस तरीके से लिखते हैं, रेडॉक्स। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इसका रेड ले लिया, इसका ऑक्स ले लिया, क्या बन गया, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये तो आपको पता चल गया होगा। क्या पता चला, क्या पता चला कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो कभी भी कोई आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया पूछे तो आपको क्या कहना है, ऐसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण बोले तो उपचयन, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। ऑक्सीकरण बोले तो उपचयन साथ साथ हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे हमारे पास ये है कॉपर ऑक्साइड, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन को ऐड किया, ये साफ बन जाता है Cu प्लस H2, Cu प्लस H2। तो आप देखिए यहाँ के कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, अभी तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ही नहीं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया साहब, ये हो गया, ये हो गया अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ तो काय हो रहा है, अरे भैया देखो, हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन आके कॉपर से जुड़ जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। वेरी गुड, ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें अपचयन भी हो रहा है, इसका अपचयन हो जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण। यह अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। तो सिंपल सा रेडॉक्स अभिक्रिया का है जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, और उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण क्या है, जब ऑक्सीजन जुड़े और इसमें क्या है, ऑक्सीजन बाहर निकले या हाइड्रोजन जुड़े। तो इस तरीके से ये आपके सारे रिएक्शन से कौन कौन से क्या क्या रिएक्शन आपके होते हैं
अब हमारे दैनिक जीवन में इस उपचयन अभिक्रिया के क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, क्या है वो देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लोहे को हम काफी दिनों तक बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा जंग लग जाती है। तो लोहे के ऊपर ये जो जंग लग जाता है, इसको साइंटिफिक भाषा में संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। तो हमारा हेडिंग क्या है? दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। तो दोस्तों देखिएगा, होता क्या है हमारी डेली लाइफ में। मैंने आपको अभी संक्षारण बताया, संक्षारण। अब देखिए संक्षारण क्या होता है, कुरेशन क्या होता है दोस्तों। तो आपने देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में कोई ऐसा मेटल है, मतलब धातु है, जब उसमें कोई सी धातु में आर्द्रता, अम्ल या हवा, इन चीजों का संपर्क आएगा। जैसे हमारे ये लोहे का रॉड है, हमने इसको बाहर रख दिया, इसमें नमी, पानी, हवा लगेगा तो इसकी ऊपरी परत क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। और यही चीज किसी भी धातु के साथ होगा, चांदी के साथ, प्लेटिनम के साथ, या आप कह सकते हैं वैसे प्लेटिनम और गोल्ड के साथ ये बहुत कम होता है क्योंकि वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन ये आपके लोहे के साथ, कॉपर वगैरह के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो कहते हैं जब किसी धातु को खुले में रखा जाता है, अर्थात उसके ऊपर नमी, हवा और अम्ल के संपर्क में आता है वो, तो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। दोस्तों आपको लिखना हो तो इसको लिख लीजिएगा। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल या हवा आदि के संपर्क में आती है तो वो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और इसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संक्षारण से बचने के लिए हमको इनको लेपन करना पड़ता है या पेंट करना पड़ता है। लेपन करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? पेंट करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा लोहे के ऊपर हम दूसरी धातु की परत चढ़ा देते हैं, लेप कर देते हैं, लेपन कर देते हैं, ताकि इस लोहे को क्या करे? वो सुरक्षित रखे। अमूमन जिंक का लेपन किया जाता है, जिंक के ऊपर जिंक क्या करता है? इसको इसका लेपन कर देते हैं, तो सुरक्षित रह जाता है हमारा। या इसको पेंट कर देते हैं तो डायरेक्ट इस पर हवा या नमी, या अर्थात हवा पानी के साथ संपर्क में नहीं आता है, तो उससे भी बच सकता है। तो संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? जब कोई धातु की जड़ क्या हो जाए? नमी, हवा या अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण से बचने के लिए या तो हम उस पर लेपन कर दे किसी दूसरी धातु का, या तो क्या करते हैं? पेंट करते हैं। ठीक। अच्छा, उपचयन अभिक्रिया ये ऐसा क्यों होता है? उपचयन के कारण, मतलब लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है और Fe3O4 बनता है। Fe3O4 बनता है जो आपका ये क्या है? जंग का फॉर्मूला है। तो उपचयन होने के कारण ही ऐसा होता है। एक और एग्जांपल हमारे पास आता है और वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये कौन सा शब्द है? तो इसके शब्द को तोड़ के अगर देखें, विकृत गंधिका, विकृत गंध वाला। विकृत का मतलब खराब, गंध का मतलब गंध, खराब गंध वाला। खराब गंध वाले को क्या कहते हैं? विकृत गंधिका। तो जैसे हमारे पास खाने पीने की चीजें होती हैं, वसा युक्त या तेली सामग्री को वायु के संपर्क में, अर्थात खुले में रख दें, मतलब खाने पीने की चीजों को इसमें तेल वगैरह डाला गया है,
वसा युक्त या तैलीय पदार्थ को वायु के संपर्क में रख आने पर ये उपचयित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं। ये उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण इसके स्वाद खराब हो जाता है। उपचयित हो जाते हैं जिसके कारण इसका स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। इसे हम विकृत गंधिका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिका कहते हैं। अर्थात वसायुक्त और तेली सामग्री वस्तु को वायु के संपर्क आने पर उपचयित हो जाते हैं, इसलिए उनके स्वाद और गंध खराब हो जाते हैं। इसे हम विकृत गंधिका कहते हैं। अब देखते हो गर्मियों के दिनों में खाना रख दिया जाता है तो शाम तक क्या हो जाता है? कहते हैं ना, बासी हो गया खाना और बदबू मार रहा है, स्मेल मार रहा है। तो वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें उपचयन की क्रिया हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है? उपचयन की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण से हमारा जो भोजन होता है, खाने पीने की चीजें होती है, वो खराब हो जाती है, बदबू करने लगती है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिका कहते हैं। ठीक है। तो अब विकृत गंधिका से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जिसके कारण से विकृत गंधिका हो रही है, उस कारण को हमको क्या कर देना है? दूर कर देना है। तो विकृत गंधिता नहीं होगी। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? अपन कुछ टिप्स लेते हैं। जैसे इसका उपचयन होता है, अर्थात ऑक्सीकरण होता है। तो इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए इसमें क्या कर दें? प्रति ऑक्सीकारक मिला दें। प्रति ऑक्सीकारक मतलब हम कह सकते हैं विकृत गंधिका को रोकने का उपाय क्या क्या है? तो प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, मतलब इसका ऑक्सीकारक, आपको मैंने बताया था ऑक्सीकारक उपचयन एक ही चीज है। तो इसका ऑक्सीकारक, किसी भी खाने पीने के जो ऑक्सीकारक हो रहा है, तो उसको ऑक्सीकारक को रोकने के लिए हम क्या करें? इसमें प्रति ऑक्सीकारक मिला दें। कोई दूसरा चीज मिला दें। जैसे आप देखो, अचार को खराब ना हो इसके उसमें ढेर सारा तेल डाल दिया जाता है। मुरब्बा खराब ना हो इसमें ढेर सारी चीनी डाल दी जाती है। तो ये भी वही काम करता है। तो उसी तरीके से उसमें प्रति ऑक्सीकारक मिला देंगे तो वो जल्दी क्या होगा? खराब नहीं होगा। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखकर, पदार्थ को वायुरोधी मतलब वायु ही ना मिले। जब एयर ही नहीं मिलेगी, वायु ही नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप समझो कि उसका विकृत गंधिका नहीं होना है, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, अभिक्रिया होगी नहीं, तो हमारा खाना खराब नहीं होगा। ठीक। अब अगला है वायु ऑक्सीजन के स्थान पर कम अभिक्रियाशील गैस N2 का प्रयोग करके तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो उसके स्थान पे हम N2 गैस का प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा भोज्य पदार्थ है या खाने की चीजें हैं, वो उतनी जल्दी नहीं खराब होगी जितनी जल्दी ऑक्सीजन के कारण खराब हो जाती है। इसी कारण से जो हम मार्केट से चिप्स का पैकेट लाते हैं, जिसमें चिप्स भरा रहता है, आप उसमें देखते हो हवा भरी रहती है, और वो एक्चुअली हवा में O2 नहीं रहती, बल्कि क्या रहती है? N2 रहती है। क्यों? क्योंकि O2 रहता तो उस चिप्स के पैकेट के अंदर पड़े चिप्स से रिएक्शन कर जाता और वो चिप्स का पैकेट में चिप्स जल्द ही खराब हो जाता और खाने योग्य नहीं रह पाता। लेकिन जब उसमें N2 भर देते हैं तो वो थोड़े दिन तक ज्यादा चलता है, मतलब 5-6 महीने तक ये क्या करेगा? चिप्स जो है आपका अच्छा रहेगा, जब उसको खाएंगे तो आपको टेस्ट मिलेगा। लेकिन O2 रहता तो जल्दी से खराब हो जाता, मतलब हो सकता है वो एक ही महीने में या 15 दिन में क्या हो जाता? खराब हो जाता। तो O2 के स्थान पर कम अभिक्रियाशील गैस N2 का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं? विकृत गंधिका को रोक सकते हैं। और एक अगला है शीतलन का अर्थ होता है दोस्तों ठंडा करना। किसी चीज को आप ठंडे में रखो तो ऑक्सीजन से जल्दी क्रिया नहीं हो पाएगी और हमारा विकृत गंधिका नहीं होगा। इसलिए खाने पीने की चीजों को जब फ्रीज में रखते हैं तो थोड़े दिन ज्यादा चलता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर था। चैप्टर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं,
उसका संतुलित समीकरण क्या महत्व होता है, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, और उसी में एक उपचयन अभिक्रिया थी और उस उपचयन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है। अर्थात हमने संचार और विकृत गंधिका देखा, विकृत गंधिका को कैसे हम रोक सकते हैं, इन सब पर चर्चा की। ये आपका पूरा का पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आपके साइंस में, क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर लेके लिए जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहिए, अपने घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, दूसरे की हेल्प करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।